ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है और इस पर हम वर्किंग स्टार्ट करें। ठीक है जी, लास्ट क्लास में हमने रिएक्ट पे एक प्रोजेक्ट किया था, ई कॉमर्स लाइक प्रोजेक्ट, जिसमें हमने प्रॉपर वर्किंग की थी कि हमारे पास किस तरह से हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं ई कॉमर्स में शर्ट्स हैं उनको हम रेंडर कर सकते हैं। और उसके लिए हमने ये डिस्कशन की थी कि आपके पास एक मैपिंग का फंक्शन यूज़ किया जाता है जो आपकी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाएगा। और आपको मल्टीपल टाइम्स उसका स्ट्रक्चर बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट वन टाइम उसका स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं तो आपकी मैपिंग का जो फंक्शन है वो इक्वली वर्किंग करता है उन सारी की सारी प्रोडक्ट्स पे। तो यहाँ पे चलते हैं और हम सबसे पहले यहाँ पे अपने इस प्रोजेक्ट को लाइव करते हैं 109 रिएक्ट को। और उसके बाद जो हम इस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं, राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शंस एंड ओपन विद कोड। ओके जी, हमने मैपिंग का फंक्शन देखा था जो कि एक डुप्लीकेट एरे बनाता है आपकी रियल टाइम एरे की, और उसमें जो है जो चेंजिंग करनी होती है वो हम चेंजिंग उसमें अप्लाई करते हैं। ऐप.js में हमने ये काम किया था। अब यहाँ पे आप देखा जाए तो इसको मज़ीद शॉर्ट कर सकते हैं। किस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं? अभी ये जो हमारी ऐप वाली फ़ाइल है प्रॉपर, इसमें हम ये काम कर रहे हैं कि इसमें हमारी मैपिंग की एरे भी बन रही है और उस पर हम मैपिंग भी कर रहे हैं कुछ इस तरह से। बट आप लोगों के पास एक प्रोडक्ट तो रहने वाली है नहीं, या तीन चार प्रोडक्ट्स तो होंगी नहीं। लाइक अगर आपके पास 100+ प्रोडक्ट्स हैं आपकी ई कॉमर्स में, तो फिर हम ये काम तो नहीं करेंगे कि सारी 100+ प्रोडक्ट्स को यहीं पे शो करवा दें फिर मैपिंग कैसे करें। फिर हम अपनी प्रोडक्ट्स को एक सेपरेट फाइल में सेव करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे करने लगी हूँ। ये डाटा वाली जो एरे हमने बनाई है इसको यहाँ से हटा के एक हम यहाँ पे data.jsx के यहाँ data.js के नाम से एक फ़ाइल बनाएंगे कुछ इस तरह से, data.js। JSX नहीं लिखेंगे बिकॉज हम उसमें कोई भी HTML यूज़ नहीं करने वाले, सिर्फ अपनी उस एरे को यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं जो हमने वहाँ से पेस्ट किए, कट किए कुछ ही। अब ये डाटा वाली एरे की जो आपकी और भी जितनी प्रोडक्ट्स होंगी आप इसमें रख सकते हो। अब इस तरह करने से स्ट्रक्चर क्या मेंटेन होगा कि आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी एक फ़ाइल में होंगी और जो आप मैपिंग कर रहे हो वो सेपरेट फाइल में होंगी, कुछ इस तरह से। बट ये है कि अभी आपके पास एरर आ जाएगा जब आप इसको लाइव करोगे, क्योंकि हम मैपिंग कर रहे हैं इस डाटा वाली एरे पे कुछ यहाँ पे। और पहले तो डाटा वाली एरे सेम हमारी इसी फाइल में थी, बट अब हमने उसको नेक्स्ट फाइल में उसको ऐड कर दिया। तो फिर हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आपको पता है कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं और सिंपल एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल इसको इस तरह से एक्सपोर्ट कर दूँ तो क्या यहाँ पे ये इम्पोर्ट हो जाएगा? खुद से ही हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा। पहले तो हम इसको लाइव कर लेते हैं। जी बताइएगा, क्या हमें इसको इम्पोर्ट करने की ज़रूरत है? अब सीडी करके हमें यस इसको मैम, यूज करना पड़ेगा। ओके ठीक है, npm रन डेफ करके इसको हम लाइव करते हैं पहले। ओके, यहाँ पे हमें इम्पोर्ट किस तरह करना है फिर? अब कैसे इम्पोर्ट करना है? हमें यहाँ पे प्रॉपर नेम लिखना है, डाटा वाला फंक्शन कुछ ऐसे। अगर डिफॉल्ट है तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है तो फिर एज सेम है, वही नेम कॉपी नहीं करना पड़ता। तो हम्म। अगर सिंपल एक्सपोर्ट है तो फिर वही नाम लिखें। बट अभी हमने डिसीजन ये चेक किया ना कि आपके पास वो हमने सिंपल एक्सपोर्ट है, इसलिए हम इसको ऐसे करेंगे और ये वर्किंग भी कर रहा है। आपके पास सिंपल एक्सपोर्ट है ना यहाँ पे। अब देखो डाटा वाली फाइल में मैंने एक्सपोर्ट लिखा है, उसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं लिखा। दैट्स वाई यहाँ पे हम सिर्फ उसको सेम नेम के साथ करेंगे। अगर डिफ़ॉल्ट कर देते तो हमें कली पैरेंथेसिस की ज़रूरत भी नहीं थी और नेम भी हम दूसरा यूज़ कर सकते थे। वेल, इस तरह आप लोग कर सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। अब हम ये काम करते हैं, हमने जो बूटस्ट्रैप के साथ वर्किंग थोड़ी सी देखते हैं कि बूटस्ट्रैप के साथ आप किस तरह रिएक्ट को यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, बूटस्ट्रैप रिएक्ट आप लिखोगे यहाँ पे बूटस्ट्रैप रिएक्ट की कैप्स लॉक मैं ओपन कर दूँ, रिएक्ट कुछ ये एंटर प्रेस करें और ये जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप आपके पास फर्स्ट लिंक है इस पर क्लिक करें। हम अपनी प्रोजेक्ट में आज बूटस्ट्रैप को इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं कि किस तरह से बूटस्ट्रैप ऐड की जाती है। गेट स्टार्टेड पे जाएं। यहाँ पे आप लोगों को एक कमांड मिलेगी जी, npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप कुछ ही। और हमें पता है कि रिएक्ट में अब हमने कुछ भी इंस्टॉल करना है तो हमें वो कमांड की हेल्प से इंस्टॉल करना होगा। तो इसलिए अब हम यहाँ पे कमांड पेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना रनिंग जो टर्मिनल है Ctrl+C के थ्रू उसको क्लोज करें, CLS करके क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको प्रीवियस जो है कोई भी आउटपुट ना दिखे। ये कमांड आप यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दो कुछ इस तरह से, एंटर प्रेस करो। आपकी जो बूटस्ट्रैप है वो इंस्टॉल होती है। उसके बाद आपने इसको इंपोर्ट करना होगा बिकॉज आफ्टर इंस्टॉलिंग समथिंग आपने उसको इंपोर्ट भी करना होता है ताकि आप उसको ईजिली यूज़ कर सको अपने इस प्रोजेक्ट में। तो अभी हम इसको इंस्टॉल करें, उसके बाद इसको ऊपर जो है इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट किस तरह से करेंगे इसको, तो अगर आप थोड़ा सा मज़ीद विजिट करो, स्क्रॉल डाउन करो, तो आपके पास ये कुछ बताए जा रहे हैं लिंक्स कुछ ही इस तरह से। आप लोगों ने यहाँ पे कुछ ये लिंक्स रीड किए
कि ठीक है कस्टम फाइल्स में करना है, इंपोर्ट करना है एज एन प्रॉप। बूटस्ट्रैप में बेसिकली ना आपके पास काफ़ी चीज़ें इस तरह से इंस्टॉल की गई हैं कि आप इनको बस इंस्टॉल करके और अपने प्रोजेक्ट में कॉपी करके अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब वो ये कह रहे हैं यू शुड इम्पोर्ट इंडिविजुअल कंपोनेंट। जैसे अगर आपको बूटस्ट्रैप में से कोई बटन चाहिए तो आप बटन को भी इंपोर्ट कर सकते हो इस तरह, ठीक है, रेदर देन एंटायर लाइब्रेरी, पूरी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की। और इंस्टॉल करने के बाद पूरी लाइब्रेरी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक स्पेसिफिक कंपोनेंट भी इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ इसकी बताया हुआ है कि इसको ब्राउज़ करना चाहो तो आप ये ब्राउज़ कर लो। और कि सीरियन लिंक आपने फाइंड करना है, कुछ ये आपको जो है एक लिंक दिया जा रहा है इंपोर्ट कुछ ये वाला, ठीक है। आपने इसको कॉपी कर लेना है। द फॉलोइंग लाइन कैन बी इंक्लूडेड इन योर index.js एंड app.js फाइल, वो ये बता भी रहा है। तो यहाँ से इम्पोर्ट वाली को कॉपी कर लें और इस टाइम पे हमारे पास app.js की फाइल बनी हुई है ना, हम इसमें इसको इम्पोर्ट कर देते हैं डाटा के बाद कुछ यहाँ पे कंट्रोल भी। अब ये क्या होगा, हम बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इंपोर्ट करने की वजह से आप उस स्पेसिफिक लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेट मी चेक किसी ने ज्वाइन किया है। ठीक है, ओके जी, यहाँ पे चलते हैं और इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा कि बाकी वर्किंग किस तरह से चल रही है। बाकी कुछ लिंक टैग के बारे में बताया कि अगर आपको लिंक ऐड करना है तो इस पर हमारी ज़रूरत नहीं है। इसको आप रीड करें और प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन देखें कि किस तरह आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। और ये आपके पास दो इस तरह के बटन आएंगे जो ऑटोमेटिकली नेविगेट भी करें होंगे। अच्छा, और बूटस्ट्रैप यूज़ करने से ना फ़ायदा कुछ ये होता है कि आपके पास बूटस्ट्रैप में जो ये क्लासेस बनी हुई है ना, ये क्लासेस में वर्किंग कुछ इस तरह से की होती है, इन्होंने जावास्क्रिप्ट भी खुद ही ऐड की होती है इसमें, और CSS भी रिलेटिवली खुद ही ऐड की होती है। तो आपकी फिर जावास्क्रिप्ट की जो लॉजिक्स होती है आपको वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, काम आपका ईजी हो जाता है बूटस्ट्रैप की हेल्प से। तो अभी हम देखते हैं कि क्या हमारी बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गई है। एग्जैक्टली हमारी बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गई है। और अगर आपने चेक करना है कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है और कहाँ पे एग्जैक्टली ठीक से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो हम package.json की फाइल में जाते हैं और यहाँ पे देखिए रिएक्ट बूटस्ट्रैप का ये वाला वर्जन जो है और ये बूटस्ट्रैप आपके पास इंस्टॉल है। अगर आपकी package.json में ये चीज़ विजिबल है, इट मीन्स कि आपकी बूटस्ट्रैप जो है वो इक्वली तरीके से सही से इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इसको लाइव कर लेते हैं। सेम CD करके हमें वीट वाले फोल्डर में एंटर होना है। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे ओके हमने वी लिख दिया था, वीट लिखना था CD करके। पहले तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं CLS करके। वीट वाले प्रोजेक्ट में आप एंटर हो जाओ और उसके बाद हम यहाँ पे इसको लाइव कर लेते हैं। ओके जी, अच्छा हम ऑलरेडी वीट वाले प्रोजेक्ट में ये देख रहे हैं, यहाँ पे हमने इसको चेंज कर लिया था ऑलरेडी CD करके, तो हमें ये नहीं करने की ज़रूरत है। हम जस्ट npm run def कर रहे हैं। हमारा जो टर्मिनल में पाथ देखा जाए तो वो सेम हम वीट प्रोजेक्ट में ही है, फिर हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बूटस्ट्रैप हमने इंस्टॉल कर लिया है, वो इक्वल इंस्टॉल भी है और उसकी आउटपुट यहाँ पे हम कुछ देखें तो हमारे पास कुछ ये इस तरह से हमारा 109 रिएक्ट वाला फोल्डर अभी लाइव हो जाएगा, तो जो आउटपुट थी हमारी वो विजिबल हो जाएगी। अब हम ये काम करने लगे हैं, नैव बार हमने खुद अपने प्रोजेक्ट्स में बनाई हुई है मल्टीपल टाइम और आपको नैव बार भी बनानी आती है। तो इस प्रोजेक्ट की जो नैव बार है वो मैं इस तरह खुद से नहीं बना रही, मैं इस प्रोजेक्ट की नैव बार लेके आने लगी हूँ बूटस्ट्रैप से। तो यहाँ पे हम इसके कंपोनेंट्स में चलते हैं। कुछ ये कंपोनेंट्स में आपको मल्टीपल चीज़ें मिल जाएंगी, आपको अलर्ट्स, बैचेस, बहुत से बटन्स मिल जाएंगे, कैरोसेल्स मिल जाएंगे, कार्ड्स मिल जाएंगे बने बनाए। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप स्पेसिफिकली हर चीज़ खुद डिज़ाइन करो, ईच एंड एवरीथिंग रिस्पॉन्सिव भी होती है, वो आपको ईजिली मैनेज हो जाता है। फिर वेल हमें यहाँ पे नैव बार चाहिए, तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से नैव बार्स भी आपको मिल जाती हैं। तो इस पर हम देखते हैं कि कौन सी नैव बार हम यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे देखो तो ये आपके पास कुछ एक नैव बार है जिसमें एक आपको आइकन मिल रहा होगा, आइकन आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, एक ड्रॉप डाउन मिल रहा होगा कुछ इस तरह से, और ये क्लिकेबल भी होगा। तो अगर ये नैव बार चाहिए यू कैन कॉपी दीज, बट हम यहाँ पे इस तरह ये एक नैव बार ये है जो आपको इस तरह से रिप्रेजेंट की जा रही होगी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके इसको मज़ीद चेक कर लेते हैं। एक ये सर्च बार्स के साथ जो है नैव बार प्रोवाइड की जा रही है, कुछ ये लाइव एडिटर वाली नैव बार दी जा रही है, एक ये। अच्छा, ये वाली नैव बार कुछ अच्छी है तो हम इसको कॉपी करें, लेकिन कॉपी करने से पहले आपने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है और फाइल किस नाम से, कलर स्कीम एग्जाम्पल जो है आपकी कंपोनेंट का नेम है, इसी नेम से आपने यहाँ पे जाके एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। सरसी में जाएँ और हमने वहाँ से जो उसका नेम कॉपी किया है उसको पेस्ट करें, Ctrl+V.jsx आपने साथ में लिखना है ताकि आपकी प्रॉपर वो फाइल ठीक से क्रिएट हो जाए। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे और जस्ट कॉपी करेंगे इस पूरे के पूरे कंपोनेंट को, इसको पेस्ट कर देंगे कुछ यहाँ पे Ctrl+V। अब मैं यहाँ पे ये चाह रही हूँ कि नैव बार जो है, अभी आपकी नैव बार जो है आपके पेज पे विजिबल नहीं होने वाली, आपके पेज में कुछ ये वाला कंटेंट विजिबल है, बट यू वांट कि आपकी नैव बार जो है वो इस पेज पे विजिबल हो। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये नैव बार वाला कंपोनेंट जो है उसको यहाँ से एक्सपोर्ट करना होगा, और एक्सपोर्ट हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। अब हमें जहाँ भी ऐड करना है, जैसे मुझे app.jsx में ऐड करना है ये, तो हम इसको उसके टॉप पे इंपोर्ट कर देंगे। कैसे,
या मैं चाह रही हूँ कि ऐप डॉट जेएसएक्स में नहीं, पूरे के पूरे फंक्शन में हमारी नैप बार इम्पोर्ट पे आ जाए, तो हम मेन डॉट जेएसएक्स में जाएंगे और ई कॉमर्स वाले से पहले ये जो नैप बार वाला हमारा कंपोनेंट है कलर स्कीम वाला, इसको कॉपी करके यहाँ पे बस कॉल करवा लेंगे कुछ ही। लेट्स सी कि क्या अब आपके पास आपकी नैप बार विजिबल है। यहाँ पे जाएं और ये आपके पास लोड हो रहा है, देखते हैं नैप बार विजिबल है कि नहीं विजिबल, और नहीं विजिबल है तो उसकी क्या रीज़न है। अगर विजिबल है तो उसको हम चेंजिंग करेंगे। एग्जैक्टली आपकी नैप बार विजिबल है और इस कोड में जो हमने कोड कॉपी किया है इसमें 3 नैप बार्स हैं। आपने कौन से बैकग्राउंड के साथ रखनी है, कलर ब्लैक के साथ, ब्लू के साथ, इधर वाइट के साथ। हमारी वेबसाइट पे कौन सा कलर ठीक लग रहा है, ब्लैक, ब्लू और वाइट। हमें कौन सी नैप बार सिलेक्ट करनी चाहिए इसमें से? ब्लू मैम। ब्लू वन, ओके। इसके अलावा और कोई सजेशंस? The white one, ma'am. ओके, ठीक है। और इसके अलावा ब्लैक पेन। ये तो हमारे पास सारे डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हो गए, हम कौन सी चूज़ करें? हम सब स्टूडेंट्स की डिफरेंट जो है वो रिस्पॉन्सेज हैं। अब कोई और एक स्टूडेंट हमें बता दे तो हम वही वाली चूज़ करेंगे जी। ब्लैक, ब्लू और वाइट वन, कौन सी ठीक लगेगी हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से? मैम ब्लू सही लग। ओके, ब्लैक वन, ठीक है। ब्लैक वन की वोटिंग ज़्यादा है तो हम ब्लैक के साथ चलते हैं। यहाँ पे आप कोड को थोड़ा सा विजिट करो तो कुछ भी आपने खुद से नहीं लिखा, आपने कुछ भी काम खुद से नहीं किया, जबकि आप मुझसे से करने बैठते हो। और मज़े की बात ये कि ये नैप बार रिस्पॉन्सिव भी होगी आपके पास, आपको इसमें ये करने की जरूरत नहीं कि रिस्पॉन्सिवनेस मैनेज की जाए। बट अभी आपके पास यहाँ पे देखिए 3 कोड है नैप बार के। एक ये कोड है, फिर बी आर का टैग लगा के एक सेकेंड कोड ऐड किया जा रहा है जिसको डार्क, मतलब कि ये आपके पास जो पहली नैप बार है वो आपके पास किस कलर की है, ब्लैक कलर की है। दूसरी नैप बार जो है वो ब्लू की है और तीसरी जो है वो वाइट की है। कुछ ये आपको दिख भी रहा है यहाँ पे। अब बीजी मीन्स बैकग्राउंड कलर लाइट यहाँ पे यूज़ किया जाता है, आपने वाइट करना होगा। और अगर आपने प्राइमरी यूज़ किया जाता है ब्लू पर्पज़ के लिए और डार्क जो है वो आपका ब्लैक के लिए। हमें यहाँ से ये ब्लू वाली नहीं चाहिए, इसको हम क्लोज करते हैं और यहाँ तक पूरा कोड कट करते हैं। फिर हमें ये भी नहीं चाहिए वाइट वाली, तो उसको भी हम यहाँ से कट करते हैं। अब हमारे पेज में सिर्फ जो ब्लैक वाली नैप बार है वही यहाँ पे ऐड होनी चाहिए, जो कि आपके पास विजिबल है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे आप जाके इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो। एक फंक्शन बना हुआ है, ये इन्होंने ऑटोमेटिकली इंपोर्ट किए हैं। कंटेनर बेसिकली होता क्या है, एक पेरेंट होता है आपकी, जैसे आपको मैंने बताया था कि अपनी वेबसाइट का एक पेरेंट बनाना होता है। अभी भी हम पेरेंट बना रहे हैं रिएक्ट में। तो कंटेनर की क्लास में स्पेसिफिकली इसको कुछ हाइट और विड्थ मिली होती है और जो स्पेसिफिक पेरेंट बनाया होता है उसको कंटेनर की क्लास का नेम दे दिया होता है, टैग की फॉर्म में कॉल करवा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ ये कह रहा है कि कुछ आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हो, अगर आपको चेंज करना है ये फीचर्स और प्राइसिंग वाली चीज़ तो उसको आप चेंज कर सकते हो। वेल ये सब चीज़ें इसने ऑटोमेटिकली डिसाइड किया, हमने यहाँ से कुछ भी जो है वो रिप्लेस नहीं करना। बस आपने डाटा जो है वो खुद से ऐड कर देना अपनी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका ऐसे ही जाएगा। तो अब इतना सा काम विद इन वन हमने जो है कह लें कि 10 मिनट्स लगे होंगे हार्डली हमें एज अ बिगनर कि हमने अपनी नैप बार यहाँ पे ऐड कर लिए। बट अगर हम खुद ही करते तो हमें एटलीस्ट जो है 1 आवर का टाइम जाता कि किस तरह से सब चीज़ें मैनेज करनी है, स्ट्रक्चर एंड स्टाइलिंग, फिर रिस्पॉन्सिव भी करना है उसको। तो ये आपके पास जो इस तरह के टूल्स होते हैं आपके पास कोड को और आपकी काम को थोड़ा सा आसान कर देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा हुक्स पे, जो कि आपका रिएक्ट जेएस का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। उसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर की है, पहले आप उसको रीड करें देन हम उसकी वर्किंग पे चलते हैं कि हुक्स किस तरह से काम करती हैं। ओके जी, डॉक्यूमेंटेशंस में जाओ आप। ओके जी, ये है आपके पास हुक्स का टॉपिक। इसको ज़रा रीड करें कि व्हाट आर हुक्स। जी स्टूडेंट्स रीड करें इसको। Okay. Hooks are special functions in React that let you use features like state and life cycle methods in function components. They make it easier to manage and update components data. एग्जैक्टली बेसिकली हुक्स आपके पास है क्या, एक स्पेशल किस्म के फंक्शंस हैं जो कि आप खुद नहीं बनाते हो। आपके पास रिएक्ट में बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो आपके काम को किस लिए यूज़ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मैंने आपको बताया था
कि रिएक्ट में या इससे पहले अगर हम बात करें तो दो टाइप्स की प्रोग्रामिंग होती है, एक क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है और एक फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है। जो क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है ना, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब काफ़ी डीप और कॉम्प्लेक्स वो आपके पास काम हो जाता है। तो उसी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते हुए रिएक्ट जेएस ने फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसको हम कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसमें काम क्या होता है, आप फंक्शंस बना के सारा काम करते हो, क्लासेस नहीं बनानी पड़ती। क्लासेस में आपके पास काम ज़्यादा भी हो जाता है, मुश्किल भी हो जाता है, फंक्शंस में काम आपका थोड़ा सा आसान भी हो जाता है और इसके साथ साथ थोड़ा फास्ट भी हो जाता है। तो अब ये जो हुक्स है ना, ये जब आपके पास फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो उसमें वर्किंग करने के लिए फिर हुक्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। और हुक्स भी इटसेल्फ कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं जिनको हम रिएक्ट में यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने अपने कंपोनेंट के डेटा को मैनेज करना है या अपडेट करना है, जिसको हम देखेंगे किस तरह से। बट एक वेरिएबल का, अगर हमने वेरिएबल बना रहे हैं, उसमें वेरिएबल में डाटा स्टोर कर रहे हैं और सेम उसी डाटा को हमने फ्यूचर में अगर अपडेट करना है, जैसे नेम हमारे पास अली है और अली को अपडेट करके हम अहमद रखना चाह रहे हैं, तो ये हम अपने उस कंपोनेंट या उस स्टेट के डाटा को चेंज कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं। हुक्स की हेल्प से आप ये काम बड़ा इजीली कर लेते हो। किस तरह कर लेते हो, इस पर हम वर्किंग करेंगे। अब वो ये कह रहा है कि आपने हुक्स को यूज़ क्यों करना है। पहली चीज़ तो ये कि हुक्स यूज़ करने से आपका फंक्शनल कंपोनेंट पे वर्किंग होती है, क्योंकि मैंने बताया कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग में ही हुक्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो अगर आपने फंक्शनल प्रोग्रामिंग में अपने उस फंक्शन या वेरिएबल के डाटा को अपडेट करना है, तो आपको हुक्स को यूज़ करना पड़ता है। दूसरी चीज़, हुक्स की हेल्प से आप रीयूजेबिलिटी आपकी इंक्रीज़ होती है, आप अपने उस फंक्शन को रीयूज़ कर सकते हो, अपने उस वेरिएबल को मल्टीपल टाइम्स रीयूज़ कर सकते हो, तो हुक्स की हेल्प से रीयूजेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। फिर तीसरी चीज़ की बहुत सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स कोड नहीं आता, आपको मल्टीपल टाइम चीज़ों को समझने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आपके पास सिंपल भी होते हैं, इसलिए सिंप्लिसिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास, अगर हम सिंपल बेसिक में देखें, कंपोजिशन का मतलब कुछ ही होता है। इफ़ यू हैव अ लार्ज प्रॉब्लम, अगर आपके पास एक लार्ज ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करो, आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करो, डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे कि आपने एक बनानी है वेबसाइट, कंप्लीट वेबसाइट, तो आप लोग ये नहीं करोगे कि सारा काम एक ही दिन में या तो बैकएंड भी कर रहे हो, साथ साथ पैरेलल में फ्रंट एंड भी कर रहे हो। आप क्या करोगे, इसको पार्ट्स में डिवाइड करोगे, पहले फ्रंट एंड बनाओगे, फिर बैकएंड बनाओगे, और इसके भी आगे से मजीद पार्ट्स करोगे। लाइक फ्रंट एंड में पहले आप नैव बार डिज़ाइन करोगे, फिर आप हीरो सेक्शन में जाओगे, देन नेक्स्ट 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 एंड फुटर पे जाओगे, इस तरह एक पेज डिज़ाइन करोगे, फिर नेक्स्ट और नेक्स्ट। तो ये सब चीज़ें आपके पास क्या होती हैं कि एक लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आप डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उसके बाद उन पार्ट्स पे वर्किंग करके जब उनको आपस में गैदर आउट करते हैं, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व होती है। कंपोजिशन का मतलब ये है कि हुक्स भी आपको ये काम करने की अलाउ करती है कि जो आपकी लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको आप डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करो, उन पे वर्किंग करो और उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करो। फिर बेटर परफॉर्मेंस आपके पास क्या होती है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ईजी हो जाती है हेल्प आउट करने में। अब क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग पे जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो इसमें आपके ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। क्लास को आप एक ब्लूप्रिंट समझ लो अपने किसी भी एलिमेंट का, जो आपकी ब्लूप्रिंट की तरह वर्किंग करती है। तो यहाँ पे जब हम क्लास बनाते हैं, उसमें से किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को असेस करना होता है, तो उस पर्पज़ के लिए हम ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं। तो अब यही कह रहा है कि उसमें आपके पास एट्रीब्यूट्स मींस आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इंक्लूड होती हैं, और इनकैप्सुलेट का मतलब होता है ऐड कर देना। आपकी क्लास में आपकी बिहेवियर्स मीन फंक्शंस, बिहेवियर्स और मेथड्स को हम फंक्शन कहते हैं, और एट्रीब्यूट्स आपकी वो प्रॉपर्टीज़ एंड लाइक वेरिएबल असाइनमेंट करना और कुछ, ये सब चीज़ें एक ही चीज़ में इंक्लूड होती हैं। अब फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग आपके पास क्या होती है, प्योर फंक्शंस होते हैं। इम्यूटेबल डाटा मीन्स आपके पास डाटा क्या होता है, म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको डाटा टाइप्स में बताया था, which we cannot modify. ओके सेम। तो इसके वाइस वर्सा हमारे पास इम्यूटेबल का मीनिंग होगा। ये फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं आपके, और उसके बाद ये आपके वेरिएबल्स, जो फंक्शंस पे आप काम करते हो, तो आपकी मेजर वर्किंग हो रही होती है वेरिएबल्स में, पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स की फॉर्म में। लाइक आप एक वेरिएबल में पैरामीटर बनाते हो और उसकी वैल्यू जो आर्ग्यूमेंट्स में पास करते हो। फंक्शंस में काम थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अब जब आप हुक्स पे वर्किंग करते हो, तो आपके कुछ रूल्स होते हैं जिसको आपने फॉलो करना होता है और माइंड में रखना होता है। रूल्स क्या हैं कि आपने जब भी हुक, कोई भी हुक स्टार्ट करनी है, बेसिकली हुक्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, बट अगर आपने कोई भी हुक स्टार्ट करनी है, तो आपने उसके नेम के साथ ये यूज़ लिखना है। अगर आप किसी भी चीज़ में यूज़ लिखा हुआ देखें, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपके पास एक हुक है। यूज़ भी आपने स्मॉल लेटर में लिखना है। फिर उसके अलावा दूसरा रूल क्या है कि हुक्स को आपने टॉप लेवल पे, मतलब कि टॉप पे यूज़ करना है। तीसरा रूल ये है कि डू नॉट कॉल हुक्स कंडीशनली, हम हुक्स को कंडीशनली कॉल नहीं करवा सकते। कंडीशनली मीन्स इफ एल्स कंडीशंस और आपके पास स्विच कंडीशंस, आप उसमें हुक्स को यूज़ नहीं कर सकते। इसका अल्टरनेट क्या होगा, उसको हम देखेंगे।
और हुक्स आप सिर्फ फंक्शन कंपोनेंट्स में, फंक्शन मतलब कि प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हो, क्लास बेस में यूज़ नहीं कर सकते। कंपोनेंट की बॉडी में आपने हुक यूज़ करनी है, ये नहीं कि कंपोनेंट के बाहर आपने कहीं पे हुक यूज़ की हुई है और आपके पास काम खराब हो रहा है। और ये जो लास्ट रूल है ये आप लोगों ने ऑटोमेटिकली देखा हुआ है, द नेम ऑफ फंक्शन स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। जो आपका फंक्शन का नाम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। अब हम यहाँ पे हुक्स के लिए एक सेपरेट अपनी एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जाओ और उसमें आप फाइल करो जी hooks.jsx, एंटर प्रेस करें, RAFC करके पूरा कोड लेके आते हैं यहाँ से। और मेन वाली फाइल में अब मैं इन दोनों को जो है कमेंट करूँ बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग दैट। ओके जी, अब यहाँ पे आप हुक्स वाली जो फाइल है उसको कॉल करवा लो, hooks.js, ऑटोमेटिकली ऊपर इंपोर्ट भी हो गया। अच्छा, इन दोनों को आपने कमेंट करना है तो कमेंट कर दो, रिमूव करना है तो रिमूव कर दो, कुछ ये। अब आप जाओ और देखो कि क्या आपके पास हुक्स वाला वो विजिबल है, एग्जैक्टली जो हुक्स वाला एलिमेंट है वो विजिबल है। हमने देखा है कि हमने जब भी हुक्स को यूज़ करवाना है तो किस तरह यूज़ करना है, स्टार्ट विद यूज़। तो अब यहाँ पे चलते हैं। एक हमारे पास हुक है जो हमारी आज की क्लास का टॉपिक है, जो आज की हुक हमने करनी है वो यूज़ स्टेट की हुक है। और रिएक्ट में आपकी दो हुक्स बहुत पॉपुलर है, यूज़ स्टेट एंड यूज़ इफेक्ट की। तो ये मतलब ये हुक्स आप कर लो, आपको हर प्रोजेक्ट में ये हुक्स दिखने को मिलती हैं। हम देखने लगे हैं जी यूज़ स्टेट की हुक। कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं कि वो क्या चीज़ है हुक इटसेल्फ। अभी हमने देखा कि वो इटसेल्फ भी एक फंक्शन है, खुद भी एक फंक्शन होते हैं हुक्स। क्या है जी, यूज़ स्टेट कुछ ये। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा कि यूज़ स्टेट एक हुक है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इसके नाम के साथ आप यूज़ देख रहे हो। तो पहला जो रूल है वो आपके पास यहाँ पे क्लियर है। और दूसरा रूल्स क्या आपके पास जी, ओनली कॉल्स हुक एट द टॉप लेवल। आपने हुक्स को टॉप लेवल पे कॉल करना है। और देखें, जब आप यहाँ पे किसी भी हुक को यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे उसको टॉप लेवल पे कॉल करना होता है, उसको इंपोर्ट करना होता है। बिकॉज हुक्स आर बिल्ट इन फंक्शंस, उसको हमने खुद नहीं बनाया। हम जब उसको यूज़ कर रहे हैं तो हम बिग बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं अपने काम के लिए। एक बनी बनाई चीज़ है, हमने उसको यूज़ करना है तो हमें इसको बताना है कि हमें ये चीज़ यूज़ करनी है। इसी पर्पज़ के लिए हम उसको यहाँ पे इस तरह इंपोर्ट कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे खुद इंपोर्ट नहीं किया, आप लिखते हो तो आपको ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देता है। अगर वो नहीं करता तो फिर आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, बिकॉज वो इशू क्रिएट करता है। उसको समझ नहीं आता फिर यूज स्टेट क्या है। अगर ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा तो फिर वो उसको समझ लेगा कि ठीक है ये वही चीज़ है जो मैंने बनाई हुई है, ये इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। लेट्स सी कि क्या चीज़ प्रिंट कर रहा है। इसकी कंसोल में जाना पड़ेगा हमें। कंसोल में जाएं और यहाँ पे देखिए आपके पास हुक्स में कुछ चीज़ एक आपको प्रिंट होके मिल रही है। वो क्या चीज़ प्रिंट होके मिल रही है, एक फंक्शन आपको प्रिंट होके मिल रहा है। फंक्शन कुछ ही इस तरह से, फंक्शन यूज स्टेट। अब मतलब ये चीज़ तो समझ आ गई, ये हुक इटसेल्फ अ फंक्शन है, वो हमने देख लिया। अब फंक्शन है तो मैं इस फंक्शन को क्यों ना कॉल करवा के देखूँ, क्योंकि फंक्शन को हम कॉल भी तो करवाते हैं। तो कॉल करवा के उसकी आउटपुट दिख रही होती है। अब ज़रा देखते हैं कि कॉल करवा के क्या विजिबल है। जब आप उस फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं तो आपके पास देखो यहाँ पे कुछ ये इस तरह से चीज़ रिटर्न कर रहा है, एक एरे की फॉर्म रिटर्न कर रहा है जिसमें दो वैल्यूज़ है। दो वैल्यूज़ क्या है, 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स। 0 इंडेक्स पे कुछ अनडिफाइंड पड़ा हुआ है और 1 इंडेक्स पे एक फंक्शन नाम से पड़ी हुई चीज़, एक और फंक्शन है। तो अब ये इसका सेंटेक्स कैसे होता है हम इसको देख लेते हैं, हुक्स का सेंटेक्स कैसे होता है। वेल, दो रूल्स हमने क्लियर कर लिए हैं। क्या रूल्स, हम दोबारा रूल्स पे चलते हैं कि आपने यूज़ करना है, जब भी आप किसी भी हुक को यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ आपने यूज़ का कीवर्ड लिखना है। टॉप लेवल पे कॉल करना है, वी हैव डन विद दीज फंक्शंस। टॉप लेवल पे कॉल कर लिया और ये भी हो गया। उसके बाद तीसरा रूल क्या है, डू नॉट कॉल हुक्स कंडीशनली, वो हमने देख लिया नहीं कर सकते। ओनली कॉल्स हुक फ्रॉम द फंक्शनल कंपोनेंट। जाहिर सी बात है हमने एक फंक्शन ही बनाया, हम उसमें यूज़ करें, ये रूल भी हमारा ओके। ऑलवेज यूज़ हुक इन कंपोनेंट बॉडी, और हम जाहिर सी बात है इस हुक को कंपोनेंट की बॉडी में यूज़ करें। हम ये नहीं करें कि इसको उठा के यहाँ से तो यहाँ टॉप पे यूज़ करें, कुछ ये नहीं करें, और हम ये कर भी नहीं सकते। ठीक है, कंसोल और लॉग में तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम प्रेफरेबली अपनी हुक पे जाते हैं तब नहीं कर सकते। और उसके बाद जी यहाँ पे कह रहा है नेम ऑफ फंक्शन शुड बी कैपिटल लेटर, वो हमने ऑटोमेटिकली कैपिटल में रखा हुआ है, तो इसको हम क्लोज करें। अब हम इस पर वर्किंग देखते हैं कैसे हुक्स की वर्किंग स्टार्ट होती है। और यहाँ से मैं इसको भी ज़रा जो है ना यूज स्टेट को भी रिमूव कर रही हूँ कुछ ये। ओके जी, अब यहाँ पे चलते हैं और किसी ने ज्वाइन किया मीटिंग। ओके, यहाँ पे आप देखो कि आप इसको भी हम जो एक्स्ट्रा टैब्स हैं इनको भी हम क्लोज कर देते हैं। इसको अब हम थोड़ा सा डाउन कर देते हैं क्योंकि हमने देख लिया दो चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। अब आपके पास क्या काम हो रहा है, अब आप यहाँ पे जाओ और इसके प्रॉपर सेंटेक्स पे वर्किंग करो। हमने यहाँ पे हुक्स एक बेसिकली जावास्क्रिप्ट का पार्ट है ना, तो इसको कंपोनेंट की बॉडी में तो यूज़ करना है बट रिटर्न से पहले, बिकॉज रिटर्न के बाद हमने सिर्फ अपनी HTML यूज़ करनी होती है। और अगर जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है, SC जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है जो रिटर्न करी होगी वैल्यू, तो उसके लिए फिर हम कर्ली पैरेंथेसिस लगाते हैं। कैसे जी, आप एक वेरिएबल बनाते हो कॉन्स्ट,
और एक ब्रैकेट। कौन सी ब्रैकेट? एरे ब्रैकेट जो होती है, स्क्वायर ब्रैकेट। ये क्यों यूज़ किया? क्योंकि अभी हमने जब कंसोल डॉट लॉग को कॉल करवाया तो हमने तब देखा है कि वो एक ब्रैकेट रिटर्न कर रहा है, इसलिए हम भी यहाँ पे एक ब्रैकेट लेंगे। पहली वैल्यू आप वहाँ पे आपके पास क्या आ रही थी जी? अनडिफाइंड। और दूसरे में वो आपको एक फंक्शन रिटर्न करता है, मतलब एरे में दो चीज़ें होती हैं। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कुछ होता है कि आपने यहाँ पे लिखना होता है यूज़ स्टेट, कुछ ये इस तरह से। और यहाँ पे आप देखो जब आप यूज स्टेट लिखते हो ना इस तरह से, एस कैपिटल होना चाहिए इसका, तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देते हैं, और ये इंपोर्ट नहीं होगा तो इशू होगा आपको। फिर आगे आपके पास कुछ ये। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये किस तरह से काम करता है, इसको हम कमेंट करें। आप यहाँ पे एक कॉन्स्ट, पहली चीज़ यहाँ पे जो अनडिफाइंड है वो एक वेरिएबल होता है, आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो यहाँ पे, जैसे कि नेम के नाम से कुछ ये। दूसरी चीज़ एक फंक्शन डिक्लेयर करते हो जो कि मैंने अभी बताया, हुक्स यूज़ की जाती हैं उस वेरिएबल को अपडेट करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए। तो इस नेम वाले वेरिएबल को अगर मुझे मॉडिफाई और अपडेट करना है तो इसका एक फ़ंक्शन बनाना होगा, किस नाम से जी? सेट नेम के नाम से। उसके साथ सेट लिखना ज़रूरी होता है कुछ ये, और जो आपके फंक्शन का नाम है ना, आपके वेरिएबल का नाम, आपके फंक्शन का भी वही सेम होना चाहिए। इक्वल्स टू यूज़ स्टेट कुछ ये, और स्मॉल पैरेंथेसिस कुछ ये है आपकी हुक्स का एक बेसिक सा सेंटेक्स। एक एरे आती है, जिस एरे में पहला जो जीरो इंडेक्स है उसमें आपका एक वेरिएबल होता है जिसमें आप वैल्यू स्टोर करवा रहे होते हो, और उसके बाद उसी सेम वेरिएबल के नेम का हम एक फंक्शन बनाते हैं, उसके साथ हम सेट लिखते हैं। इस फंक्शन में हम अपने इस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करते हैं। देन यूज स्टेट इज़ अ कीवर्ड, आपके पास एक कीवर्ड है और ये इसका एक सेंटेक्स का पार्ट है कि आपने इस तरह लिखना होता है। अब ये सारी चीज़ जो आपने लिखी है आप इसको ऑटोमेटिकली लेके आ सकते हो, किस तरह से? यूज स्टेट स्निपेट लिखो, ये आपको इसका प्रॉपर एमएट एब्रीविएशन देगा कुछ ये। क्या है जी? फर्स्ट इज़ अ वेरिएबल, एंड इफ़ यू वांट टू अपडेट द वेरिएबल फर्स्ट देन वी हैव सेट फर्स्ट फंक्शन। आपके पास सेट फर्स्ट फंक्शन आ जाता है अगर आपने फर्स्ट वाले वेरिएबल को अपडेट करना है। एंड यूज स्टेट आपका कीवर्ड है, ये सेकंड कुछ भी नहीं है, इसमें आप कुछ वैल्यू पास करते हो, कुछ ये अली। अब ये अली कहाँ पे स्टोर होगा? इस फर्स्ट वाले वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पे ऊपर कमेंट्स में ऐड कर देती हूँ, फर्स्ट इज अ वेरिएबल, set first is a function, which we can use to update the variable first। अगर आपने फर्स्ट वाले वेरिएबल को अपडेट करना है तो उसके लिए आप सेट फर्स्ट के फंक्शन को यूज़ करते हो। एंड सेट यूज स्टेट, ये जो आपके पास लिखा आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, ये एक कीवर्ड है जो अलाउ करता है कि आप हुक्स को यूज़ कर रहे हो। यूज स्टेट इज़ अ कीवर्ड कुछ ये, और उसके बाद स्मॉल पैरेंथेसिस के अंदर जो आप ये फंक्शन में वैल्यू लिखते हो, ये वैल्यू आपकी जो अली हमने लिखा है ये स्टोर होती है हमारे पास उस वेरिएबल में। अली स्टोर्ड इन अ फर्स्ट वेरिएबल, या इस तरह लिखते हैं इन अ वेरिएबल नेम फर्स्ट कुछ ये। अब आपके पास काम कैसे होगा? अगर हम यहाँ पे फर्स्ट को प्रिंट करवाते हैं, हुक्स की बजाय हम यहाँ पे फर्स्ट को प्रिंट करवाते हैं, और हमें पता है कि अब ये चीज़ जो है वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है और ये कोई चीज़ रिटर्न भी कर रही है, जैसे अली को रिटर्न कर रही है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने इस रिटर्न में। कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं? जावास्क्रिप्ट का पार्ट है तो कर्ली पैरेंथेसिस लगाएंगे, फर्स्ट वाले वेरिएबल को भी यहाँ पे प्रिंट करें, तो आपके पास यहाँ पे जो अली है वो विजिबल होगा कुछ इस तरह से। अब आपने अली को मॉडिफाई करना है, अली में कुछ चेंजिंग करनी है, तो फिर आप सेट फर्स्ट वाले फंक्शन को टारगेट करके अली में कुछ चेंजिंग कर सकते हो। उसको हम देखेंगे किस तरह से चेंजिंग करनी है। वेल यहाँ तक मुझे बताएं, कोई भी इशू कोई क्यूरी है तो मुझसे डिस्कस कर लें, अदरवाइज इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। जी किसी का कोई सवाल नहीं है? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं। फिर अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम इस पे वर्किंग स्टार्ट करने लगे, और मैं कुछ यहाँ पे डिफरेंट हुक्स बना रही हूँ। एक हमारे पास, इसको हम फर्स्ट की बजाय ना नेम कर देते हैं कुछ यहाँ पे नेम, और आपका जो फंक्शन है ना वो भी फिर आपने वेरिएबल के नाम से चेंज करना होता है। सेट नेम, मैं नेम करी कुछ ये। अब आपका जो पहली हुक है, हुक नंबर 1, उसमें आपके पास अली स्टोर हो रहा है कुछ ये।
हम एक दूसरी हुक बनाते हैं, यूज स्टेट स्निपेट को यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉपर वो सेंटेक्स ना दे। और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर रही हूँ जी, एज और सेट एज कर देते हैं, ठीक है। इसका आप जो है ए कैपिटल कर दो, बिकॉज फंक्शन में हम इसको कैपिटल करते हैं। ओके जी, एज में आप यहाँ पे एज स्टोर करवा दो कुछ ये। बुक्स में यहाँ पे जो फंक्शन है ना आपके पास, ये यूज स्टेट के बाद है, इसमें आप डिफरेंट वेरिएबल्स की डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर करवा सकते हो। अभी हम पहले स्ट्रिंग करवा रहे हैं, फिर यहाँ पे आप उसको नंबर के साथ भी देख लो। अब मैं दोबारा से इसको यूज स्टेट स्निपेट को टारगेट करते हुए एक और वेरिएबल बना लेती हूँ, एक और हुक बना लेते हैं, यूज स्टेट स्निपेट। और इसमें आप लिखोगे, अब मैसेज का एक बना लेते हैं, मैसेज एंड सेट मैसेज। अब सेट मैसेज में एम जो है इसको आप कैपिटल कर दें कुछ इस तरह से, और एक मैसेज सेव करवा लेते हैं, वी आर लर्निंग हुक्स कुछ ये। अच्छा जी, अब ये काम आपने किया है। नेक्स्ट अब क्या करना चाह रहे हैं, मुझे ये तीनों चीज़ें प्रिंट करवानी है, अली को भी प्रिंट करवाना है, एज को भी प्रिंट करवाना है, और मुझे मैसेज को भी प्रिंट करवाना है जिसमें हम लिख रहे हैं वी आर लर्निंग हुक्स। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसा काम करते हैं कि डेव को एक पेरेंट बना लेने देते हैं, उसमें हमने 3 चीज़ें रिटर्न करनी है ना, इसलिए हम पेरेंट बना रहे हैं डेव एजुकेट सर। एक एज फोन की हेडिंग लिखते हैं, इस हेडिंग में हम सबसे पहले एक नेम को रिटर्न कराते हैं जिसमें आपके पास आ रहा होगा अली, बिकॉज नेम वेरिएबल में अली स्टोर हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम एक H2 की हेडिंग यूज़ कर लेते हैं और इसमें हम स्टोर करवा लेते हैं जी नेम, उसके बाद एज, और उसके बाद जो H3 की हेडिंग यूज़ करके उसमें हम मैसेज रिटर्न करवा देते हैं कुछ इस तरह से। अब जाओ यहाँ पे और देखोगे क्या चीज़ें रिटर्न हो रही हैं आपके पास। आप यहाँ पे जाओगे और आपके पास तीनों चीज़ें जो हैं वो रिटर्न हो रही हैं, ठीक है। नेम भी रिटर्न हो रहा है, एज भी रिटर्न हो रहा है, और मैसेज भी रिटर्न हो रहा है। अब आप लोग इसको अपडेट करना सीखो, कैसे अपडेट करते हैं। अब ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक बटन आए, हम इस मैसेज को अपडेट करने लगे हैं, जो मैसेज में वैल्यू है उसको अपडेट करने लगे हैं। कैसे, एक बटन बनाते हैं पहले, तो जब हम उस बटन पे क्लिक करें तो मैसेज अपडेट हो जाए हमारा किसी और मैसेज में। तो हम यहाँ पे इसमें लिख देते हैं मैसेज अपडेट, क्योंकि हम कहीं पे क्लिक करेंगे तो मैसेज वो अपडेट होगा ना कुछ। ये बटन आपको एज इट इज़ विजिबल है, मैसेज अपडेट। अब मैं ये चीज़ चाह रही हूँ कि जब मैं इस मैसेज अपडेट के बटन पे क्लिक करूँ तो वो यार लर्निंग हुक्स जो है वो चेंज हो जाए, एंड इसमें आपके पास कोई और जो है अच्छा सा जो है एक्साइटमेंट वाला आपके पास टेक्स्ट आ जाए जिसको आपके पास रिप्रेजेंट करे कि आपने हुक्स सीख लिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमें जब मैसेज वाले इस वेरिएबल को अपडेट करना है, देन वी नीड टू नो अबाउट दैट सेट मैसेज फंक्शन, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, और इसी को यूज़ करके हम इस मैसेज वाले वेरिएबल को अपडेट करते हैं। अब यहाँ पे आप ऐसे नहीं अपडेट करोगे, आप यहाँ पे यूज़ करोगे अपने इवेंट्स को। कौन सा इवेंट लगाएंगे जी, हम ऑन क्लिक का एक इवेंट लगाएंगे, क्योंकि हम बटन पे क्लिक करने पे वो चीज़ परफॉर्म करना चाह रहे हैं कुछ ये। और आप यहाँ पे लिखो सेट मैसेज वाला फंक्शन। अब हम मैसेज वाले वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं तो हम किसके थ्रू करेंगे, सेट मैसेज वाले फंक्शन के थ्रू कुछ ये। इसमें आपको वैल्यू पास कर दो कि येस हमने ये चीज़ लिख ली है, सीख ली है कुछ, ये एक्साइटमेंट वाला मैसेज कुछ भी, ठीक है। आप यहाँ पे जाओ और आपकी स्क्रीन ब्लैंक होगी, इसको रिलोड करो, इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ इशू आ गया है। इसको अब हम इंस्पेक्टर टूल्स में जाके देखते हैं कि क्या इशू है। कंसोल में जाएं और आपके पास कुछ इशू ये आ रहा है, रिएक्ट, ये जो आपके पास इशू आ रहा है, इशू आ कहाँ रहा है, हुक्स वाले कंपोनेंट में आ रहा है। जाहिर सी बात है, हमने वही कंपोनेंट यूज़ किया है तो इशू भी वहीं पे आएगा। अब इशू क्या है, टू मैनी री रेंडर्स रिएक्ट लिमिट्स द नंबर ऑफ इनफाइनाइट लूप, मतलब रिएक्ट में आपके पास कोई इनफाइनाइट लूप चल गया है, इसी वजह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्रैश हो गई है। अब ये इशू आ किस वजह से रहा है, हमने यहाँ पे फंक्शन जो है सेट मैसेज का, इसको कॉल करवा दिया। तो आपने इस चीज़ को पहले प्रिवेंट कैसे करना है उसको देखते हैं। आपने इसको एक एरो फंक्शन बनाना होता है जब आप ऑन क्लिक के ऊपर किसी भी फंक्शन को कॉल करवाते हो जो कि खुद से एरो फंक्शन नहीं होता। अब सेट मैसेज इज़ अ सिंपल फंक्शन, ये हमने ऑन क्लिक के इवेंट पे कॉल करवा दिया तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होता ही जा रहा है इटसेल्फ, ऑल्दो हम बटन पे क्लिक करें या ना करें, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। इसी वजह से वो एक इन्फिनाइट लूप में पहुंच गया। अब हम यहाँ पे इसको एरो फंक्शन में कॉल करवा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम चाह रहे हैं जब हम इस पर क्लिक करें तभी वो क्लिक हो। और दूसरी रीज़न अगर आपको याद हो आपके सेट टाइम आउट वाली क्लास में, जिसमें हमने देखा था कि जब हम एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल करवा रहे होते हैं तो वो आपके पास वैसे विदाउट टाइम के बार कॉल होता जाता है, किसी टाइम का वेट नहीं करता। तो फिर उसको हम एरो फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो पैरामीटर्स भी असेस करे और टाइम का वेट भी करे। अब ये काम करने से जाएं और देखेंगे क्या विजिबल है एग्जैक्टली। आप इसको एक बार रिलोड भी कर लो, आपकी स्क्रीन अगर विजिबल है तो आपको दिख रहा होगा कि सब चीज़ें ओके हैं। अब हम ये चेक करते हैं कि अगर हम मैसेज अपडेट वाले बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या ये हमारा मैसेज अपडेट हो रहा है। मैसेज अपडेट वाले बटन पे क्लिक करें तो एग्जैक्टली आपका जो मैसेज है वो अपडेट हो रहा है दूसरे मैसेज में। जी स्टूडेंट्स, समझ आया, यहाँ तक क्लियर है? मैम आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है।
माशाल्लाह से आपका जो लर्निंग का प्रोसेस है ना, माशाल्लाह इतनी ग्रिप है कि हमारा ध्यान इधर उधर हो भी जाए ना तो आपका एक ऐसा प्रोसेस आ जाता है बीच में कि उसमें ध्यान खुद ही पलट आता है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त है, आपने ना ये सिखाया है और अच्छे से क्लिक हो गया है। हो गया समझ, चलें ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। जज़ाकल्लाह आपके आउटपुट का, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये आप लोगों की मोटिवेशन होती है जिससे टीचर को मज़ीद मोटिवेशन मिलती है कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से सिखाना है कि वो और चीज़ें सीखें। लास्ट क्लास में मैं स्टूडेंट्स को सिखा रही थी, मेरी 8 to 9 एक क्लास होती है, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं ना वो मतलब कुछ बिल्कुल IT नॉन IT बैकग्राउंड से हैं और इंटर के स्टूडेंट्स हैं। तो उनके लिए चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें कोई प्रोफेशनल बंदे के लिए सीखना, या ऐसा बंदा जो IT के बैकग्राउंड में यूनिवर्सिटी जाता है तो उसके लिए सीखना ईजी हो जाता है ये काम। बट एक ऐसा पर्सन जिसने कभी इस चीज़ में एंटर ही ना हो IT की वर्ल्ड में, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो जब उन्होंने कल वेबसाइट बनाई ना, उनके भी बड़े अच्छे रिव्यूज़ थे कि हम ये सीख रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है हमें ये करने में। वेल, यहाँ तक अगर क्लियर है तो मुझे लगता है आज के टॉपिक को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे और उसको मज़ीद अपडेट करेंगे कि किस तरह से हुक्स के थ्रू हम मज़ीद वर्किंग कर सकते हैं कुछ। या इसमें हम ये काम करते हैं, छोटा सा एक और काम कर लेते हैं, काउंटर बना लेते हैं। जैसे आप देखते हो कि हमने, अगर स्टार्टिंग में आपको याद होगा जब हमने Vue.js को इंस्टॉल किया था तो एक बटन आ रहा था, हम उस पर क्लिक कर रहे थे तो वो काउंट में अपडेट हो रहा था, 1 2 3 4 5 हो रहा था। हम वही कोशिश करते हैं बनाने की, और ये ना इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि काउंटर बना के दिखाओ एक। तो हम यहाँ पे यूज स्टेट स्निपेट को यूज़ करते हैं, कुछ ये काउंट और सेट काउंट के नाम से उसका फंक्शन बनाएंगे कुछ ये। और बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट काउंट की वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी, क्योंकि हम उसमें जो है कोई भी वैल्यू खुद से प्लस करेंगे तो 1 1 होगा ना, ज़ीरो कुछ ये। अब मुझे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, H4 की हेडिंग यूज़ करके एक काउंट वाले वेरिएबल को शो करवा देते हैं कुछ इस तरह से। तो आपको ज़ीरो दिख रहा होगा कुछ ये पेज पे, बिकॉज हमने वहाँ पे उसको शो करवा दिया, जो वैल्यू होगी इसमें वो काउंट उसको शो करवा देगा, क्योंकि इसको अब हमने अपडेट करना है सेट काउंट के साथ। तो उसके लिए भी हम बटन पे क्लिक करके अपडेट करना चाह रहे हैं, तो एक बटन बनाएंगे और बटन पे हम यहाँ पे लिखते हैं जी क्लिक का एक टेक्स्ट लिख देते हैं। यहाँ पे जाओ तो आपको क्लिक का एक टेक्स्ट विजिबल है। अब मैं चाह रही हूँ जैसे मैसेज अपडेट पे क्लिक करके हम इसको चेंज कर रहे हैं, वैसे मैं क्लिक करूँ तो ये भी चेंज हो 1 2 3 4 5 में काउंटर होता है। अब उसके लिए आपको सेम वही काम करना है जी, ऑन क्लिक का एक फंक्शन यूज़ करना है कुछ ये। और इस ऑन क्लिक के फंक्शन में आपने क्या करना है, अब किस चीज़ को हम गेट करेंगे, अब हम काउंट वाले वेरिएबल को अपडेट करना चाह रहे हैं तो सेट काउंट वाले फंक्शन को हम टारगेट करेंगे यहाँ पे कुछ ये। और इस तरह से हम उसमें कहेंगे कि काउंट को आप +1 करते जाओ, क्योंकि काउंट में क्या है, ज़ीरो पर आ है। जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे 0 + 1 = 1, फिर दोबारा करेंगे तो वो 1 हो गया होगा, अपडेट हो गई होगी ना स्टेट, तो वो 0 की बजाय इसमें 1 स्टोर हो गया होगा, जैसे पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स मैंने आपको सिखाया था। और अभी यहाँ पे आपने इसको टू मैनी इनफिनाइट लूप से बचाना है, तो इसको एक एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना है। लेट्स सी कि क्या ये विजिबल है। अब आप यहाँ पे क्लिक करो तो 1 हो गया, दोबारा क्लिक किया 2 3 4 5। अब ये आपके पास एक कैलकुलेटर वर्किंग और काउंट वर्किंग कर रहा है कि आपका जो इंक्रीमेंट होता जा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। और ये आपका एक इंटरव्यू क्वेश्चन होता है जो टेक्निकल राउंड में पूछा जाता है कि काउंट बना के दिखाएं रिएक्ट की स्टेट्स के साथ, तो वो भी आपका यहाँ पे क्लियर है।